हेलो बच्चों। तो हम बहुत एक्साइटमेंट है कि अगला पार्ट हम करने जा रहे हैं सेक्शन बी, वो भी किसका, सैंपल पेपर 2025 फिजिक्स का। तो इससे पहले के पार्ट में हमने सेक्शन बी के सेक्शन ए के क्वेश्चंस कर लिए 1 से लेकर 16 तक के। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर है आपका 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है। अब प्लेटिनियम सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल्स करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले ये होता है कि जो जो आपको गिवन होता है आप उसके बारे में लिखते हुए चलिए। तो जैसे कि आपको यहाँ पे वर्क फंक्शन गिवन है 5.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क फंक्शन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्क फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 नॉट से। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जूल में, तो वो किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर ली। बट बच्चों अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको अभी हम एज इट छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। is illuminated by the monochromatic source of 1.6 into 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये आपको हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻15। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ। कितनी वेवलेंथ एसोसिएट करेगी इससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये हमारे पास एक डाटा हो गया न्यूमेरिकल्स के लिए कि क्या चीज गिवन है और क्या निकालना है। तो सबसे पहले देखिए वर्क फंक्शन गिवन है, तो वर्क फंक्शन के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, तो ये मैं आपको बता दूं, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है एच न्यू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया, चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा। आपने आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ रखी होगी, क्या हाफ वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर कितना होता है आपका, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है। यहाँ पे मैंने इस चीज को काइनेटिक एनर्जी नाम दे दिया क्योंकि है तो एनर्जी, और एच न्यू को मैंने ऐसे लिखे रहने दिया, और एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई नॉट। तो देखिए ये इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हमने आइंस्टीन की इक्वेशन के हिसाब से लिखा, एच न्यू फाई नॉट माइनस फाई नॉट। दूसरा फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एस सी अपॉन लैम्डा। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि ये कहाँ से आया। तो फोटोन की एनर्जी आपने पढ़ी हुई एच न्यू होती है, और न्यू का फॉर्मूला अगर लगाए तो न्यू का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। ये एनर्जी जो है वो हम किस में ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो ये एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का एक और आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए तो हमारे पास दोनों ही काइनेटिक एनर्जी है, तो दोनों काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर लेंगे, इक्वल रख देंगे यहाँ पे। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी, ये भी। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। इक्वल रख के हमारे पास इक्वेशन ये आ गई, एच न्यू नॉट एच न्यू माइनस एप्सिलॉन नॉट एस सी अपॉन लैम्डा। हमें फाइंड क्या करना, हम इससे लैम्डा निकाल लेते हैं। तो लैम्डा को इधर ले जाते हैं और ये पूरी टर्म्स को हम इसके नीचे ले आते हैं। तो चलिए हमने लैम्डा को इक्वेट कर लिया। तो आप इक्वेट करना समझ ही गए। तो यहाँ पे अब हम स्तंभ की क्या लगाते हैं, वैल्यू लगाते हैं। तो चलिए मैं आपको वैल्यू लगा के दिखाता हूँ। एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। तो बच्चों इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में दी जाएगी। तो प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34। सी क्या होती है आपकी, स्पीड ऑफ लाइट होती है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी बच्चों यहाँ पे, 3 इंटू 10⁸। फिर से एच की वैल्यू लगाई वही 6.63 इंटू 10⁻4 माइनस 34। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻15, और 5 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 5.63 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये सारी वैल्यू लगा दी है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं इसकी कैलकुलेशन भी आपको कर देता हूँ। देखिए कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले इसको और इस पावर को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए मैंने कर रखी है, मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे आई। -34 में से आपकी 10⁸ क्या जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो ये बचेगी 10⁻−26। ऊपर का 6.63 इंटू 10⁻3, इसको भी अभी हमने एग्जिट लिख दिया।
नीचे देखें तो हमने नीचे क्या करा है, नीचे अभी हमने इसको तो कुछ भी नहीं करा, ऐसी रहने दिया। ये जो पावर थी 10⁻−34 और 10⁻15, ये जो दो पावर थी इसको हमने सॉल्व करा। -34 में से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा -19, और साथ में कितना है ये 1.6। आगे का पार्ट का हमने बिल्कुल एज इट उतार लिया। कैलकुलेशन इसलिए नहीं करी कि यहाँ पे एक टर्म्स बच्चों कॉमन आ रही है। देखिए अब यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में क्या आएगा, कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने क्या कर लिया, बाहर कॉमन निकाल लिया। और ऊपर हमने क्या करा, 6.63 की मल्टीप्लाई कर दी, किससे, 6.63 से, तो इसका आंसर मल्टीप्लाई होके आ गया 19.89। और नीचे हमने क्या करा है, ये जो 1.6 इंटू 10⁻19 है, इसको हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 6.63 और यहाँ से बचेगा 5.63। अब हम इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ बहुत आसान कैलकुलेशन हो गई है। तो यहाँ पे बच्चों अब ये पार्ट आप खुद ही कर लेंगे। 1.6 को आप इससे डिवाइड करेंगे और ये पावर 19 ऊपर जाके +19 हो जाएगी, तो बचेगी -7। और यहाँ पे ये डिवाइड होके आपका आ जाएगा 12.43। और लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर। और लास्ट ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चंस आपका यहाँ पे होता है कंप्लीट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेक्शन बी का जो 18 क्वेश्चंस है उसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए और दोनों में चॉइस दे रखी है कि आप चाहे तो ये करिए चाहे ये करिए। बट यहाँ पे हम दोनों ही क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि यहाँ तो हमें सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, ताकि हम पूरी तरह से क्वेश्चन को समझ जाए कि बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर हम सेकंड वाला। तो मैं पहले फर्स्ट वाले पार्ट को मैंने ले लिया है, सेकंड वाले पार्ट को हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ दे रखी है। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं वेवलेंथ को। वेवलेंथ को लिखते हैं लैम्डा से, लेकिन 2 दे रखी तो एक को हमने लिख दिया λ1। ये आपको दे रखी है एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे हमने इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करा है ये, तो 10⁻⁻10। और फिर आगे फर्दर 3 जीरो इससे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, 10⁻⁻7। तो ये आ गया λ1। इसी तरह से हमें दूसरा दे रखा है λ2। तो हमने λ2 को फिर से एंगस्ट्रॉम को मीटर में करा, और ये 3 जीरो से ये पावर कट में 3 कम हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये आपको दे रखा था। अब आपसे कहा जा रहा था कि ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इनका इंटरफेरेंस जब कराते हैं तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन। तो आपसे यहाँ पे देखिए डार्क फ्रिंज की बात करी जा रही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन ऑफ द nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। तो इसका फॉर्मूला ये होता है 2n-1 लैम्डा d अपॉन 2d। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाऊं तो ये 2 स्लिट होती है ये, इससे यहाँ पे ये आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट इस तरह से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। तो ये तो मतलब यहाँ से और स्क्रीन पे जाके क्या बनती है, इमेज। तो ये जो डिस्टेंस होती है स्लिट के बीच की डिस्टेंस, इसको लिखते हैं स्मॉल d से। और जो स्क्रीन और जो जहाँ पे स्क्रीन है और जो फ्रिंज यहाँ से सोर्स है उसके बीच की डिस्टेंस को लिखते हैं हम कैपिटल D से। देखिए बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ना तो आपको स्लिट के बीच की डिस्टेंस दी गई है और ना ही आपको यहाँ पे स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है कैपिटल D। तो हम यहाँ पे एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब नहीं दी जाती तो उस केस में अगर हमें जरूरत होती है तो हम जानते हैं कि जो स्लिट की डिस्टेंस होती है और ये स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो स्लिट के बीच की डिस्टेंस का कितना टाइम्स होती है, 100 टाइम्स होती है। तो ये हम अपने पास से यहाँ पे यूज करेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग वेवलेंथ है, तो हम यहाँ पे दोनों के लिए फर्स्ट डार्क फ्रिंज निकालेंगे सेंटर से। और चलिए पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वेव ली, फर्स्ट वेव के लिए हम फर्स्ट डार्क फ्रिंज निकालेंगे सेंटर से। तो इसके लिए हम n की जगह क्या लगाएंगे, 1, क्योंकि हम फर्स्ट निकाल रहे हैं। लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे पहले के लिए कितनी लगाएंगे, 4 इंटू 10⁻⁻7। और देखिए कैपिटल D की जगह हम लेंगे 100 टाइम्स
स्मॉल डी होता है। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट में डी से डी कट गया, 2 से ये कट गया आपका, और 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये बचेगा आपका कितना बच्चों, 2 इंटू 10⁻⁵, क्योंकि -7 में से ये 2 जीरो कट के कितना हो जाएगा, -5। तो ये आपकी फर्स्ट वेव की पहली डार्क फ्रिंज आई। अब हम सेकंड वेव की फिर से फर्स्ट डार्क फ्रिंज निकालेंगे। यहाँ वेव चेंज करिए और उस वेव के लिए भी हम फर्स्ट डार्क फ्रिंज निकालेंगे। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं है, एन की जगह फिर से हम 1 लगाएंगे, लेकिन इस बार हम लैम्डा की जगह सेकंड वाली वेवलेंथ लगाएंगे। वो कितनी है, 6 इंटू 10⁻⁷, और कैपिटल डी की जगह फिर से हम यहाँ पे 100 डी लगाएंगे। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बिल्कुल सिमिलर, ये 1 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा इससे 3 इंटू 10⁻⁵ मीटर। तो यहाँ पे हमने दोनों की निकाल ली। अब आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, लीस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो ये थोड़ा सा कैसे करेंगे इसको भी हम समझ लेंगे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज निकालनी है, डिस्टेंस की वहां पे निकलेगी जहां पे दोनों ये डार्क फ्रिंज क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। तो जब देखिए कोइंसाइड करने का मतलब है एक ही पॉइंट पे जब ये दोनों मिलेगी तभी वहां पे वो फ्रिंज क्या करेगी, ऑब्टेन होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब है हम एलसीएम निकालेंगे। जो आपने ये दोनों फ्रिंज निकाली थी 2 इंटू 10⁻⁵ और 3 इंटू 10⁻⁵, इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम हम इसका लेते हैं 2 और 3 का, तो कितना आ जाएगा, 6। तो ये आपका यहीं पे ये वाला पार्ट 6 इंटू 10⁻⁵ मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी लीस्ट डिस्टेंस पे सेंटर मैक्सिमम फ्रिंज प्राप्त मिलेगी। यहाँ पे आपको डार्क फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है। तो ये आंसर हो जाता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे फिर से हम बता देते हैं 18 के 2 पार्ट थे, ये वाला पार्ट अभी हमने करा है। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, सेकंड वाला। तो इसको मैं एक नई स्क्रीन पे ले लेता हूँ। सेकंड वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया दोबारा से। इसमें कहा जा रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ लैम्डा, इंटेंसिटी दो सोर्स की दे रखी है आई, दो सोर्स की इंटेंसिटी सेम दे रखी है आई। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी लाइट ऑफ द वेयर पार्ट डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ इज λ/4। तो देखिए आपको यहाँ पे गिवन क्या है, दो सोर्स दे रखे, तो दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है। तो हमने मान ली इंटेंसिटी पहले सोर्स की I1 है, जो भी आपको गिवन है दोनों के लिए I, और I2 के लिए भी गिवन है कितनी, I। और क्या चीज गिवन है आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे निकालना है व्हाट इज द इंटेंसिटी लाइट ऑफ द पॉइंट। यहाँ पे जो दोनों मीट होगी वहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है। और आपको दे रखा है वेवलेंथ, पार्ट डिफरेंस दे रखा है कितना, पार्ट डिफरेंस दे रखा है λ/4। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस में। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है λ/2π/5। यहाँ पे हम पार्ट डिफरेंस की जगह लगा देते हैं λ/4, और लगा के हम यहाँ पे सॉल्व करते तो लैम्डा से लैम्डा, 2 से ये कट गया, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, π/2। अब देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, IR बराबर I1 + I2 √I1 I2 cos 5। यहाँ पे हम वैल्यू लगाते हैं। I1 की जगह हमारे पास I है, चलिए देखिए I1 की जगह I, I2 की जगह भी I है, फिर से I1 I2 की जगह I, और 5 अभी हमने निकाला कितना आया, π/2। तो cos π/2 का मतलब होता है cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो जब इसकी जगह हम करेंगे तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा टर्म्स हो जाएगा 0 cos 90 लगने से। तो IR की फाइनल वैल्यू हो जाएगी 2I, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 19 क्वेश्चंस पे आते हैं। P and Q are the two identical charged particle, each mass of 4 into 10⁻⁻26 and 4.8 into 10⁻⁻19। चलिए मैं इसको एक डायग्राम से बताता हूँ। यहाँ हालांकि ये डायग्राम दे रखा है, मैं इसको थोड़ा इलार्ज करके आपको डायग्राम दिखाता हूँ। यही वाले डायग्राम को मैंने थोड़ा इलार्ज कर दिया दोबारा से बना के। अब इसमें देखिए आपको क्वेश्चंस में पढ़ते क्या क्या कह रहा है। फिर से P और Q दो पॉइंट है, देखिए एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है, ठीक है। दोनों के मास सेम है। ईच मास क्या है, मास P का कितना है, P का मास दे रखा है आपको 4 इंटू 10⁻⁻26, और यही मास आपको Q का दे रखा है
क्योंकि वो दोनों के लिए कह रहा है सेम मास है। और चार्ज भी दोनों के लिए यहाँ पे क्या है 4.8 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ पे आइडेंटिकल चार्ज बताया था और मास भी सेम है। तो चार्ज को भी मैं लिख देता हूँ 4.8 इंटू 10⁻⁻19 और दूसरे क्यू के लिए भी दे रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको सेम स्पीड दे रखी है, तो दोनों की स्पीड भी सेम है। तो यहाँ पे v की वैल्यू 2.4, लेकिन ये इधर की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पे स्पीड इतनी है 2.4 10 के बाद, लेकिन ये मूव कर रहा है इधर की तरफ। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि दोनों पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस पर है 0.5 मीटर फॉर वर्टिकल। देखिए यहाँ का मतलब अगर मैं इसको 0.5 कह दूँ और इसको मैं 0.5 कह दूँ तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये, और ये दोनों आपस में क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है। तो देखिए जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे है, तो ये क्वेश्चन में कहा गया था। अब आपको निकालना क्या है, एट अ सम इंस्टेंट अब मैग्नेटिक फील्ड बी इज स्विच ऑन। अचानक से इसमें हमने क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अब आप जानते हैं बच्चों, अगर इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया और ये मूविंग पार्टिकल v वेलोसिटी से कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है और मूविंग पार्टिकल पहले से ही है, तो इस पे अपने आप में एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा F। तो वो जब फोर्स लगेगा तो उससे उनके बीच क्या होगा, कोलिजन होगा। अब देखिए क्या होगा, मैं आपको पूरी समरी समझा देता हूँ। और जो फर्स्ट पार्ट है पहले हम उस पर फोकस करते हैं, जो भी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो हमें निकालनी है। देखिए यहाँ पे आपके पास चार्ज है बच्चों, Q है, ठीक है, साथ में यहाँ पे मोशन था v वेलोसिटी है। अब यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया B, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया। तो इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था F बराबर कितना होता है क्यू बी बी साइन थीटा, तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो यहाँ पे इन तीनों की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स ऐसा लग रहा है कि इनमें हेड ऑन कोलिजन हो। अब हेड ऑन कोलिजन क्या होता है वो समझते हैं। तो देखिए एक चीज मैं पहले और समझा देता हूँ, राइट हैंड रूल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो पहले मैं राइट हैंड रूल और समझाता हूँ, फिर मैं आपको हेड ऑन कोलिजन के बारे में बताता हूँ। तो राइट हैंड रूल होता है बच्चों की, अगर अपने राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करें कि जो थंब है, जो आपकी फोर फिंगर है और जो मिड फिंगर है, ये तीनों जो होती है वो एक दूसरे से कितने एंगल पर होती है, 90 के एंगल पर होती है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो जो थंब होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। और जो फोर फिंगर होती है वो किसको बताती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को। और जो मिडिल फिंगर होती है वो बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इसे बोलते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस क्यू वाले पार्टिकल पे फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वो फोर्स किधर की तरफ लग रहा है। तो देखिए अगर हम रूल यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की तो हमें निकालने को कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि आप पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब फोर्स बच्चों इसमें ऊपर की ही तरफ लगेगा, क्योंकि इसमें कोलिजन कराना है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा, तभी इन दोनों में कोलिजन होगा। तो इसके लिए यहाँ पे फोर्स की जब डायरेक्शन v की डायरेक्शन हम इधर लेंगे और फोर्स की जब हम ऊपर लगाएंगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप इस रूल को लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल को, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, इनवर्ड आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, इनवर्ड। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी। तो मैं आपको पहले हेड एंड कोलिजन करके बताता हूँ किस तरीके से होना था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हेड एंड कोलिजन के लिए ये फोर्स जब इधर लगेगा तो ये पार्टिकल आगे स्ट्रेट ना जाके ये सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। सिमिलर वे में यहाँ पे जब फोर्स लगेगा वो इनवर्ट कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, तो ये इस पाथ में मूव करने लगेगा। तो कहीं ना कहीं जाके ये दोनों पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। तो ये पार्टिकल घूमता हुआ जब यहाँ पे पहुंचेगा और ये पार्टिकल घूमता हुआ जब यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहीं पे बच्चों क्या होगा, इसका हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। तो हेड ऑन कोलिजन के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जिसके कारण इसका पाथ क्या बन गया, सर्कुलर। और इसमें फोर्स की डायरेक्शन का है नीचे, जिससे इसका पाथ बन गया सर्कुलर। और इसी के कारण इसमें क्या हुआ, हेड ऑन कोलिजन। तो जब आप इसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या आएगी बच्चों, जो आपसे पूछा जा रहा था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी और इनवर्ट इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आएगी।
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैग्नीट्यूड निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे सेकेंड सॉल्यूशन को ले लेते हैं यहीं पे इसी में। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको निकालना है। अब आप जानते हैं जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में, जब कोई चार्जेबल बॉडी मोशन करती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर उसका पाथ क्या बन जाता है, सर्कुलर पाथ बन जाता है। उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होती है, r बराबर mv अपॉन qv। तो यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो b के लिए फॉर्मूला बना लिया हमने। इट मीन्स कि b को हम इधर ले गए और r को हम नीचे ले गए। यहाँ हमारे पास सारी वैल्यू अवेलेबल है। देखिए कैसे, दोनों पार्टिकल का मास सेम है, तो ये मास की वैल्यू हमारे पास 4 × 10⁻26 आ गई। वेलोसिटी आपको दोनों की सेम गिवन है 2.4 × 10⁵। चार्ज भी आपको गिवन है 4.8 × 10⁻19। और देखिए यहाँ पे अब रेडियस की बात करें तो ये रेडियस तभी हेड ऑन कोलिजन होगा जब इसकी सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी, 0.5। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.5। इन सबको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.04 टेस्ला। टेस्ला बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों पार्ट खत्म होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे के पार्ट 19 का एक क्वेश्चन और है। VI कैंडिडेट क्या होते हैं बच्चों, जो लोग आंखों से सही से देख नहीं पाते, तो उसके लिए CBSE बोर्ड एक नया पैटर्न का पेपर जारी करती है, तो उसके क्वेश्चंस कुछ अलग आते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चंस किसके लिए, बच्चों के लिए आ रहे हैं। हमें तो मतलब है कि अगर क्वेश्चन कोर्स में से आ रहे हैं तो हमें आने चाहिए, तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन भी करना चाहिए, क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब पर्सन इज मूविंग विद स्पीड, तो देखिए स्पीड को हम लिख लेते हैं। हमारे पास स्पीड हो गई v बराबर 2 × 10⁵। फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है b बराबर, तो मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं 1.5 टेस्ला। नेक्स्ट कह रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल, तो एंगल भी आपको गिवन है थीटा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ कुछ इस तरीके का पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, हेलिकल पाथ बोलते हैं इसका। हेलिकल पाथ का हमें क्या निकालना है, पिच निकालना है। अब पिच क्या होती है, दो जो पाथ होते हैं इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं पिच। तो चलिए पिच के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पिच हेलिकल पाथ के निकाले तो पिच का मतलब एक प्रकार का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आपने हेलिकल पाथ के लिए फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। तो वेलोसिटी जो वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी होती है, v cos थीटा, और टाइम का फॉर्मूला हमने निकाला था किस केस में, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो उसमें लगने वाला टाइम पीरियड कितना होता है, 2πm/qv। इसमें हम सारी वैल्यू लगा देते हैं, तो सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। वेलोसिटी आपको गिवन है, ठीक है, एंगल गिवन है 2, पाई की वैल्यू 3.14, m मास जो होता है, मास यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास आपको दिया जाएगा, फिर भी नहीं दिया जाता तो आप याद कर लीजिएगा 1.7 × 10⁻27। चार्ज आपको किसका, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे गिवन है 1.5। तो इन सब की जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.7 × 10⁻³ मीटर। तो ये हो गया आपका हेलिकल पाथ की पिच। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं हाफ mv² होता है, बहुत आसान है। इसमें बस मास की वैल्यू आप लगा दीजिए। मास की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों आपके पास, तो अभी हमने पढ़ा था प्रोटॉन का मास कितना था यहाँ पे 1.7 × 10⁻27, और वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास गिवन है कितनी, 2 × 10⁵। तो ये आसान सी कैलकुलेशन है, आप इसको कर लीजिएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पे निकल के आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 20 पे। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहाँ पे मास नंबर मास नंबर में कर्व दे रखा है आपको यहाँ पर। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बताना है कि शो इन द फिगर WXYZ 4 न्यूक्लियाई दे रखे हैं। तो आइडेंटिफाई चेक करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताना है कि किसका ज़्यादा न्यूक्लियर फिशन होता है और किसका ज़्यादा न्यूक्लियर फिशन है और यहाँ फ्यूजन है।
तो फिशन का मतलब होता है किसी चीज का, किसी हैवी पार्टिकल का अपने से स्मॉलेस्ट पार्टिकल में टूटना, वो कहलाता है न्यूक्लियर फिशन। और हल्के न्यूक्लियस का आपस में कंबाइंड होना वो कहलाता है फ्यूजन। बस तो आपको यहाँ पे यही बताना है कि किसका फ्यूजन हो रहा है और किसका फिजन। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे जो Z है उसका मास नंबर 30 है, जो Y है उसका मास नंबर 60 है, जो X है उसका मास नंबर 90 है, और जो W है उसका 1 है। तो सबसे हैवियर पार्टिकल कौन है यहाँ पे? W। तो W अगर हैवियर पार्टिकल है तो इसका मतलब वो ही अपने से छोटे पार्ट में टूटेगा, और टूटने को हम क्या बोलते हैं? फिशन। तो यहाँ पे W इसका आंसर होगा, और रीजन हम लिख सकते हैं इसका कि W की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 7.5 है, 7.5 है, जो कि A है, जो कि हमारी X और Y दोनों से कम है। और साथ के साथ इसका जो मास नंबर है वो क्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे W हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि जो फ्यूजन है वो लाइटर पार्टिकल कौन है? यहाँ पे Z है, जिसके लिए सबसे कम वैल्यू मास नंबर कितना है? 30। तो यहाँ पे लाइटर की वजह से किसका फ्यूजन होगा? Z का। 21 क्वेश्चन है आपका। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम बनाते हुए चलूंगा तो समझ में आएगा। सिलेंडर कंडक्टर दे रखा है, तो देखिए मैंने एक सिलेंडर बनाया। इस कंडक्टर की लेंथ आपको दे रखी है कितनी? L। क्रॉस सेक्शन का एरिया दे रखा है आपको A। और यहाँ पे इसके साथ हमने क्या लगा दिया? डीसी सोर्स कनेक्ट कर दिया। डीसी सोर्स का मतलब होता है कोई भी हमने इसमें बैटरी लगा दी, तो ये बैटरी का पॉजिटिव साइन है और ये निगेटिव। तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। और किस वेलोसिटी से मूव करते हैं? आपने पढ़ रखा होगा, जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है कर्व, किस पे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम पे। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम क्या होगी? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कैसे होगी? जितनी ज़्यादा स्पीड से, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है वो टाइम इंटरवल जिसमें दो बॉडी एक दूसरे को क्या करती हो? टकराती हो, कोलाइड करती हो, उसके टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। अगर जितनी तेजी से ये टकराएगी तो उतना टाइम क्या लगेगा? इसमें कम लगेगा। और जितना ये हल्के हल्के टकराएगी यानी कि स्पीड कम होगी तो उतना टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से आता है। तो ये हमें ग्राफ बनाने को कहा गया था केवल, तो ये बस हमें बनाना था। सेकंड पार्ट में आते हैं। तो सेकंड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि इफ द डीसी सोर्स इज रिप्लेस को कर देते हैं एक करंट चेंजेबल यानी कि अल्टरनेट सोर्स से, जिसकी इक्वेशन दे रखे I इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई वी टी, वो म्यू टी। म्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। तो आपको एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। अब देखिए जब आप इसको डीसी सोर्स को इस तरह रिप्लेस करेंगे तो एसी सोर्स होगा, तो एसी सोर्स में इस तरह से करंट चलती है, जितना ऊपर उठती है उतना वो नीचे चलती है। तो एक साइकिल के लिए जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे जो सेकंड वाले का आंसर है वो क्या है? अल्टरनेटिंग करंट जब चेंज होती है तो उसकी डायरेक्शन में हाफ साइकिल में वो चेंज हो जाती है। तो कुल मिला के उसकी एवरेज साइकिल एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। तो बच्चों यहाँ पे हमने सेक्शन बी पार्ट कर लिया है। आगे के हम पार्ट्स को सेक्शन सी के जब करेंगे तो वीडियो को हमारे को पार्ट थर्ड मिलेगा देखने को, तो आप वहाँ पे पार्ट थर्ड जाके देख सकते हैं। और सच में अगर आपको ये वीडियोस आपके बहुत काम के हैं तो मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फिजिक्स के लिए और साथ के साथ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। तो साथ में आप इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दिएगा, आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।